नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी खराब हो रही है, जिसके कारण एक तरफ तो फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती में लागत भी बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप फसलों की बुआई करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवा करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किस प्रकार से करवाएं मिट्टी की जांच, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा से। हमारे खेत में यदि कोई फसल विशेष नहीं उग पा रही है या कम उगती है, पैदावार कम देती है या अन्य कोई कारण है जिनकी वजह से आपको लगता है कि मिट्टी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मिट्टी की जांच करवाना बेहद आवश्यक है। अब मिट्टी की जांच कब करवाई जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की जांच हमेशा याद रखिए, जब भी किसी फसल की आप बुआई करते हैं उसके कम से कम 1 महीने पहले आपको मिट्टी की जांच अवश्य ही करवाने के लिए मिट्टी का नमूना लेकर के और प्रयोगशाला तक उसको भिजवा देना चाहिए। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कराने के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहली बात है कि 1 एकड़ जमीन में आपको कम से कम 5-6 जगह से मिट्टी लेनी होती है, और 5-6 जगह से मिट्टी लेने के लिए आप जिगजैग वे के अंदर आप उसकी मिट्टी को ले सकते हैं। कोशिश करें कि हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व उसके अंदर हो सके। नमूना लेने के लिए आप सबसे पहले एक आधे इंच या 1 इंच चौड़ाई के व्यास का एक स्टील का पाइप ले लीजिए, और उस स्टील के पाइप पर एक अपना हाथ जो है उसके एक बिलान से नाप करके निशान लगा लें, लगभग 9 इंच का। उसको आप जा करके और एक साथ में छोटा कोई हथौड़ा या कोई पत्थर वगैरह जो भी भारी सा हो उसे ले जाएं, और साथ में एक थैली ले जाएं। उस थैली के अंदर आप उस कोई जो 5 जगह आपने निश्चित किए उस पाइप को आप गाड़ेंगे, 9 इंच तक वापस निकाल लीजिए। 5 जगह से जब आप मिट्टी ले चुकेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 300 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में मिट्टी इकट्ठी हुई है। उस मिट्टी को अच्छे तरीके से मिला करके मिक्स करके और सुखा लें छायादार स्थान पर। सुखाने के बाद में उसको पुनः थैली में डालें। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। नमूना लेने की विधि, सर्वप्रथम जिस खेत से नमूना लेना हो उसमें उन बिंदुओं का निर्धारण कर लें जहां से नमूना लेना है। नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा आकार बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में से ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी 10 से 15 निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रखकर अच्छी प्रकार से मिला लें। इसके 4 भाग कर दें और 2 भाग हटा दें तथा आमने सामने के शेष 2 भागों को फिर से मिला दें। इसके फिर से 4 भाग कर दें और 2 भाग को हटा दें। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि यह करीब 500 ग्राम मिट्टी न बन जाए। इस मिट्टी को प्लास्टिक या कपड़े के थैले में भर लें। मिट्टी के साथ सूचना पत्र लगाएं। हर नमूने के साथ अलग अलग सूचना पत्र लगाकर, जो कि मिट्टी के संपर्क में न हो, इसमें निम्न बातें अंकित करें। और एक कागज की पर्ची पर आप अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, आपके खेत का नाम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर 1-1 एकड़ के 5 नमूने ले लिए हैं तो उनको फिर आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से खेत का है। तो वो खेत का नाम, कौन सी फसल आपने पिछली बार उसमें ली थी और कौन सी फसल अब आप लेने जा रहे हैं, ये जानकारी लिख करके पास में स्थित जो भी आपके प्रयोगशाला हो, जिला मुख्यालय पे हो या तहसील मुख्यालय पे हो या किसी कृषि विज्ञान केंद्र पर हो, वहाँ पर आप प्रयोगशाला के लिए में उसको भिजवा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो सैंपल लेने जा रहे हैं, जहाँ तक संभव हो खाली खेत से।
इस परीक्षण से खेत में जीवांश की मात्रा की जानकारी मिलती है। मृदा जीवांश की मात्रा से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। जैविक कार्बन की मात्रा का सीधा संबंध भूमि की उर्वरता से होता है। इसके अलावा जीवांश मिट्टियों को भुरभुरी बनाकर उसकी भौतिक दशा को सुधारता है और खेत की जल सोखने व धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। नमूने में उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा के आधार पर फॉस्फेटिक उर्वरकों की मात्रा निर्धारित की जाती है। उपलब्ध पोटाश आपके खेत में लगाई जाने वाली फसलों को कितना पोटाश दिया जाए, ये उपलब्ध पोटाश की मात्रा पर निर्भर करता है। अम्लीय भूमि में चूने की आवश्यकता। जिन मिट्टियों का पीएच 6 से कम होता है, उन्हें चूने के प्रयोग से अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। परीक्षण के दौरान चूने की आवश्यक मात्रा ज्ञात की जाती है। ऊसर भूमि में जिप्सम की आवश्यकता। इस परीक्षण के दौरान क्षारीय एवं ऊसर जमीन में फसल उगाने के लिए जिप्सम की आवश्यकता का पता लगाते हैं। जिप्सम के प्रयोग से इन मृदाओं को सुधारकर कृषि योग्य एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। आवश्यकता इस चीज़ की है आज के इस समय में कि आवश्यकता से अधिक अथवा कम दोनों ही परिस्थितियों में पैदावार पर विपरीत असर होता है। और एकदम परफेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपके खेत की जो कैपेसिटी है पैदावार देने की, निश्चित रूप से वो कैपेसिटी जो है आपकी बढ़ करके आएगी, आपको पैदावार ज़्यादा मिल पाएगी। कम समय और कम लागत में अधिक लाभ कमाने की चाह में हमारे जिन किसान भाइयों ने करेला की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्य करें, इसकी जानकारी दे रही है नेहा कुशवाहा। करेले की फसल के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करेले में सिंचाई। जो हमारे करेले की सब्जी हमने लगा रखी है किसान भाइयों ने, तो ज़रूरी है कि उसमें सिंचाई सही नियमित तरीके से की जाए। तो अभी हम जो करेले की हमारी जो फसल है उसमें हमें 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। जो हमारे कुछ किसान भाई अगर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो वो 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। और अगर जो हमारे कुछ और भाई किसान भाई हैं जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई करते हैं तो वो 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जैसे हमारे बहुत कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग के द्वारा हम अपनी मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं, उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं और साथ ही जो उगने वाले खरपतवार हैं उनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सिंचाई प्रबंधन के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं आप करेला की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें। सबसे पहले हम ये जान लेंगे खरपतवार से हमारी मुख्य फसल पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि हमारी मुख्य फसल हमने करेला लगा रखी है, अगर उसमें कोई भी खरपतवार आता है तो वो जो मॉइस्चर हुआ, लाइट हुआ या हवा है, इन सब के लिए वो कॉम्पीट करता है, तो जिससे जो हमारी मुख्य फसल है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर निंदाई गुड़ाई के माध्यम से हमारे खेत को साफ रखें या फिर वीड मुक्त रखें। तो हमें 25, 30 या 35 दिन के अंतराल पे हमें पहली निंदाई या गुड़ाई कर देनी चाहिए। फिर दूसरी बार जो हम करेंगे तो 45 से 50 दिन के अंतराल पे करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं करेले में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। 108 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 किलोग्राम पोटैश, इसकी भी हमें आवश्यकता होती है। तो यूरिया का जो हमारे मात्रा हमने ली है उसकी आधी मात्रा को हम लेंगे और सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटैश इसकी पूरी मात्रा को हम जब हम खेत तैयार करते हैं उस टाइम हम दे देते हैं। जो हमने बचाया हुआ जो हमारा आधा यूरिया बच गया है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो जो हमारा आधा जो भाग होगा उसको हम जब हमारा फसल में 4 से 5 पत्तियां आने की अवस्था होगी हम उस समय उसको देंगे, और जो बची हुई हमारी आधी और मात्रा बची है यूरिया की उसको हम जब हमारे पौधे में फूल आने लगेंगे उससे पहले हम उसको दे देंगे। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपनी फसल में NPK 19-19-19 की जो पानी में घुलने वाली जो होती है उसमें 100 ग्राम वो और साथ में ह्यूमिक एसिड की 30 ml को हम 15 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हमारी फसल को बढ़त प्रदान होती है। किसान भाइयों, करेले की फसल को कीट और रोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इन कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगता है वो होता है व्हाइट फ्लाई, जिसे हम सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं।
ये जो वाइट फ्लाई है ये सकिंग पेस्ट के नाम से जाना जाता है। सकिंग पेस्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह जो हमारे पौधा है, नाजुक या कोमल हिस्से होते हैं जैसे पत्ती हो गई है या नए तने हैं या फ्रूट है, उनसे सक करता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सक करता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, उसमें से जो निम्फ और एडल्ट स्टेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ये जो हमारी पत्तियों से सक करती हैं, जिसके कारण हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सूखी पड़ जाती हैं या पीली पड़ने लगती हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारा वाइट फ्लाई है वो एक वायरस को भी फैलाता है। येलो मोज़ेक वायरस है एक, जो वो जिसके लिए वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वाइट फ्लाई एक जगह सक करके वो दूसरे पौधों पे भी उसको फैला सकता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे धीरे धीरे करके पूरी फसल खराब कर सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल के उपयोग से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एक और आता है कि येलो स्टिकी कार्ड उसको कह सकते हैं। किसी भी एक पुष्टे पे पीला रंग कर दें और उसके ऊपर कुछ भी चिपचिपा ग्लू लगा सकते हैं या कुछ भी ऐसा पदार्थ लगा सकते हैं जिससे वो चीज़ चिपक जाए, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई है ये पीले रंग की ओर आकर्षित होती हैं। तो उससे क्या होगा कि ये उस पर जाके चिपक जाएंगी, तो उससे हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर पौधों में इसका असर ज़्यादा होने लग जाए तो फिर हम आते हैं केमिकल की ओर। तो केमिकल में हम इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का प्रयोग करते हैं। इसमें हम उसकी 1 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो दूसरा एक और इसमें कीट हमें मिलता है वो हमारा आता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है वो क्या करती है, जो उसके फल आते हैं उनके अंदर अंडे देती हैं। अंडे क्योंकि ये अब बाहर से नहीं दिख पाता है तो इसका कोई हम कंट्रोल नहीं निकाल पाते हैं पहले शुरुआती अवस्था में। तो ये अंदर अंडे देती है, फिर वो इल्लियाँ उसमें अंडों से बाहर आती हैं, वो अंदर से पूरा फल ख़राब कर देती हैं। तो जब इनिशियल स्टेज में जैसे अगर किसान भाई देखते हैं कि उनके फसल ख़राब हो रही है या जो फल निकल रहे हैं वो सही नहीं है, तो उनको उसी टाइम पे निकाल के डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कोई गड्ढा खोदिए और 5 सेंटीमीटर के अंदर के नीचे उसको गाड़ दीजिए। इसके द्वारा भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई है तो आप फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है, मेल अगर जो हम इंसेक्ट की बात करें वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे हम उनको कैच कर सकते हैं और फिर हम उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद आता है ट्राइजोफोस, एक केमिकल है जिसको हम 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हम फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। करेले में जो मुख्यतः रोग पाए जाते हैं उनमें है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम भुभुतिया रोग भी कहते हैं। जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें क्या होता है, पौधे के जो शुरुआती दिनों में जब ये रोग लगता है तो पाउडर नुमा एक परत जम जाती है पौधे के तनों पे या उसकी पत्तियों पर, और ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी नीचे की सतह पर भी रहता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें है घुलनशील गंधक है, जिसकी हम मात्रा लेते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। इससे हम पाउडर मिल्ड्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो रोग इनमें होते हैं उनसे भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम ब्यावर, जिला अजमेर के किसान मानाराम चौधरी ने। आप रजनीगंधा की उन्नत तकनीक से खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मानाराम जी इसकी खेती पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। देखिए, जहाँ तक रजनीगंधा पुष्प की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत पुष्प है। तो हम रजनीगंधा में बताना चाहेंगे कि 2 तरह के इसमें पुष्प होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल पेटल, जिसमें 5 पंखुड़ी होती है, और एक होता है डबल पेटल जिसमें 10 से 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, जो काफ़ी घना होता है। लेकिन खुशबू सबसे ज़्यादा सिंगल पेटल में होती है और जिसका माला और लरी और ये सब बनता है, बुके में इस्तेमाल होता है। और डबल पेटल फ्लावर बेस और बुके में इस्तेमाल होता है, और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा डिले होती है, फ्लावरिंग डिले होती है। तो ऐसे में हम आपको सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों को सिंगल पेटल की
एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो पूरे देश में अच्छी कर रही है, उसका नाम है प्रज्वल। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, रजत रेखा है, फूले रजनी है, अर्का निरंतरा है, सब वैरायटीज हैं, बट प्रज्वल सबसे अच्छी वैरायटी है। तो इसका कंद लगता है, कंद को लेके और आप इसको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके लगाएं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। देखिए, जब कंद लगाने की बात शुरू होती है, यानी रजनीगंधा के कंद की जब बुआई करते हैं तो उससे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें और अपलैंड हो या मीडियम लैंड हो और सैंडी सॉयल या सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें पानी का सिंचाई का मतलब मेरे कहने मतलब पानी से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का होना जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 8 से 10 टन गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद देना चाहिए। और उसके बाद जब रोपाई करें तो रोपाई से पूर्व 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा रोपाई से पहले, और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। और समय समय पर इसकी निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और ये करीब 2.5 से 3 महीना में फ्लावरिंग शुरू कर देती है और लगभग नवंबर तक, जब तक कि अच्छी तरह से जाड़ा नहीं पड़ती है, तब तक इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। यानी अगर हम ये कहें तो हर 1.5 महीने पर एक बल्ब का इनिशिएशन ऊपर होता है और ये निकलकर उसमें पुष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु ओल की उन्नत बुआई तकनीक। पुराने मछली तालाबों का जीर्णोद्धार करके तालाबों को फिर से बनाए उपयोगी। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।